चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, यानी कि देखिए हमने बात करा था कि कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, जैसे लाइक पार्टी ए, पार्टी बी। तो पार्टी ए और पार्टी बी में क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि कुछ एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक पार्टी के अंदर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़, वो देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी? अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती क्या है? एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो आप, तो उसके अंदर जो उसकी पार्टी होगी उनमें जो है कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर पाएँ। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सच एग्रीमेंट इज़ बिटवीन पर्सनस हु हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्रीमेंट उन पर्सनस के बीच में हो जिसके अंदर कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैपेसिटी हेयर मीन्स कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी यहाँ का कैपेसिटी का मीनिंग क्या है कि कंपिटेंसी की जो कैपेसिटी होनी चाहिए, कंपिटेंस होना चाहिए पार्टीज़ के अंदर टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ द मेजॉरिटी। देखिए, हर पर्सन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाला होता है अगर उसकी एज मेजॉरिटी हो, यानी माइनर नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट एंड हु इज़ साउंड ऑफ माइंड, वो सही माइंड दिमाग का हो, साउंड माइंड का हो, एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, और वो किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी कानून के अंतर्गत डिसक्वालीफाई पर्सन है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम नहीं ले सकते, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन इट बिकम्स क्लियर दैट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, देखिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ के थ्रू डिसक्वालीफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। द सेक्शन 11 डिक्लेयर्स द फॉलोइंग पर्सन टू बी इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट होते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं ले सकते? एक तो माइनर पर्सन, एक जो पर्सन अनसाउंड माइंड के होंगे वो, और पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी अदर लॉ। ठीक है, आगे देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ। इन द आइज ऑफ द लॉ एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। लॉ की अगर कानून के नज़रिए से देखें तो हर पर्सन कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने की। If a person wants to absolve himself of the obligations under a contract on the ground of incompetency, then the onus is on him to prove that he was incompetent at the time of contracting. अगर एक पर्सन चाहता है कि अपने आप को एब्सॉल्व करे ऑफ द ऑब्लिगेशन, इस उत्तरदायित्व के अंदर, एक किसी भी उत्तरदायित्व के अंदर एब्सॉल्व करना चाहता है कि मैं ये उत्तरदायित्व पूरा नहीं करूँगा, तो उसको ये कानून के आगे पेश करना पड़ेगा कि वो एक इनकम्पिटेंट पर्सन है, कि भाई मैं तो इनकम्पिटेंट पर्सन हूँ और मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट की जो हमारी ऑब्लिगेशन बनती है मैं नहीं करूँगा फुलफिल। ठीक है, इंडियन लॉ डज नॉट डिस्क्वालीफाई ए पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, सेक्स एंड कल्चर। जो इंडियन लॉ है, हमारा कानून है, वो किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता किस चीज़ के बेस पे, कोई भी धर्म के बेस पे, सेक्स के बेस पे, कल्चर के बेस पे। ठीक है, अ वुमन कैन नॉट बी डिस्क्वालीफाइड और शी कैन नॉट डिस्क्वालीफाई हरसेल्फ। वुमन भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी और वो अपने आप को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती फ्रॉम एंटरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स और कल्चर के बेस पर या फिर लिंग अनुपात के बेस पर। ठीक है, अब देखिए माइनर, फर्स्ट जो इनकम्पिटेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर, वो है माइनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। जिस पर्सन ने अभी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं करी है वो पर्सन माइनर कहलाता है। बट वेयर ए गार्जियन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, और वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ माइनर प्रॉपर्टी is by a court of wards, the person attains majority after 21 years of age. अगर उसके गार्जियन हैं और उसको सुपरिटेंड कर रहे हैं माइनर की प्रॉपर्टी को बाय द कोर्ट
ऑफ वर्ड्स द पर्सन अटेन्स मेजोरिटी आफ्टर 21 ईयर, तो उस पर्सन को मेजोरिटी मिलेगी 21 ईयर्स के बाद। इन इंग्लिश लॉ द एज ऑफ द 18 ईयर्स इज टेकन एज मेजोरिटी एज इन ऑल सिचुएशन। इंग्लिश लॉ के अंतर्गत 18 साल के बाद मेजोरिटी आ जाती है, ठीक है। बीइंग अ माइनर एंड सच एज not being competent to contract cannot be called a disadvantage. On the contrary, it is an advantage that the law provides to protect minors against their own inexperience। ये देखिए, एज माइनर होकर ये आपके पास एक डिसएडवांटेज नहीं, ये एडवांटेज है आपको कि सरकार आपको जो भी प्रोटेक्ट कर रही है आपको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए सरकार आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये एडवांटेज है आपके लिए। एंड द पॉसिबल इम्प्रॉपर और अनलॉफुल डिज़ाइन ऑफ दूज मोर एक्सपीरियंस। देखो नॉर्मल सी बात है, माइनर को इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो मेजर पर्सन्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा माइनर को इसके थ्रू, ठीक है। अब माइनर्स एग्रीमेंट देखिए, सेक्शन 11 क्लियरली स्टेट्स दैट द माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ अ पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव एब इनिशियो। अगर ये कोई पर्सन माइनर पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सपोज कीजिए आपने एक बच्चे के साथ, बच्चा इन द सेंस 16-17 साल का बच्चा, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि जी मैं आपकी स्कूटी ख़रीदना चाहता हूँ, वो भी राजी हो गया। उसने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा, उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, मैं साइन कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अगर आपने ऐसा किया है और वो 18 ईयर्स ओल्ड का नहीं है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपने, वो वॉइड माना जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और इनऑपरेटिव माना जाएगा, क्योंकि आपने एक माइनर पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट किया है। द प्राइवेट काउंसिल ऑफ फॉर्म्ड एम्फेटिकली इन द केस ऑफ मोरी बीबी वर्सेस धारमोडास घोष दैट एग्रीमेंट विद माइनर्स आर वॉइड। द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर्स सिंस माइनर्स नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस। लॉ ना माइनर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज माइनर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। सेकेंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ऐसे पर्सन जो दिमाग के प्रॉपर ठीक नहीं है, दिमाग से साउंड माइंड नहीं है जिनका। एनी पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट, ओनली अ पर्सन विद साउंड माइंड कैन कॉन्टैक्ट। द वाइटल क्वेश्चन इज हु कैन बी सेड टू बी साउंड माइंड, किसको हम साउंड माइंड वाला पर्सन बोल सकते हैं। सेक्शन 12 लेज डाउन द फॉलोइंग क्राइटेरियन। ए पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ ही मेक्स इट ही इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है वो कैपेबल हो कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, एंड फ्रेमिंग रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, और एक रैशनल तार्किक जजमेंट दे, अपने तर्क वितर्क को यूज़ करके जजमेंट दे कि भाई उसका इंटरेस्ट क्या, क्यों वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, उसको क्या इंटरेस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए, ठीक है। Section 12 also clarifies that a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कभी कभार अनसाउंड माइंड का हो जाता है, लेकिन वैसे मोस्ट ऑफ टाइम साउंड माइंड का रहता है, तो आप उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब वो साउंड माइंड का है, ठीक है। On the other hand, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contact when he is unsound। अनसाउंड माइंड का जब वो होगा तो उससे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन, अगर वो सही है दिमाग का, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हिज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द बिजनेस कंसर्न। बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर सके इजिली, हिज एबिलिटी टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू देयर इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ये अपने इंटरेस्ट के, उसको क्या इंटरेस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको इतनी एबिलिटी हो कि वो एक तर्कपूर्ण जजमेंट दे सके उसके ऊपर, ठीक है। इफ अ पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ बोथ, अगर एक पर्सन इन दोनों चीज़ों को नहीं कर पा रहा, ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। वेदर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, चाहे वो जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो साउंड माइंड की हो, चाहे और नॉट इज डिसाइडेड बाय कोर्ट के बाद डिसाइड नहीं करेगा। द फॉलोइंग पैराग्राफ डिस्कस द टाइप्स ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए कौन कौन से पर्सन अनसाउंड माइंड के माने जाते हैं। इडियट्स, जो मतलब कि जो बाय बर्थ ही थोड़े से कम दिमाग के होंगे। एंड इडियट इज़ अ बोर्न फूल हु हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर्स, मतलब कि जो पैदाइशी फूल हैं, मूर्ख हैं और कम्प्लीटली लॉस्ट द मेंटल पावर उनके अंदर है ही नहीं। ही डज़ नॉट हैव द फैकल्टी टू थिंक और
अंडरस्टैंड इवन द ऑर्डिनरी मैटर, कि वो सिंपल ऑर्डिनरी मैटर को ही नहीं समझ सकते, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझेंगे, तो वो पर्सन आ जाएंगे। देखो माइनस के ये हमारे जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के अंदर आएंगे इडियट पर्सन, जो पैदाइशी मूर्ख हैं, लुनेटिक जो पागल हो गए हैं, ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज मेंटल पावर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इलनेस और पर्सनल ट्रेजेडी इज कॉल्ड लुनेटिक। ऐसे पर्सन जो पैदाइशी थोड़े से मेंटल पावर जिनकी नहीं थी वो नहीं है, वो है जो किसी इलनेस के थ्रू, मतलब वो नॉर्मल थे पहले, पैदाइशी नॉर्मल थे, वो किसी एक्सीडेंट हो गया फिर पागल हो गए, इलनेस के थ्रू पागल हो गए, कोई पर्सनल ट्रेजेडी हुई उनके साथ तो वो पागल हो गए, लुनेटिक पर्सन। ठीक है। ड्रंकार्ड और डेलीरियस पर्सन, a person who is intoxicated by drinking or under the influence of drugs or delirious because of pain or sickness cannot make a rational decision। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने ड्रिंक कर रखी है और या फिर उसने ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में कुछ बोल रहा है, ड्रग्स ले रखी है उसके बाद, ठीक है, बोल रहा है, या फिर कोई पेन और सिकनेस से गुजर रहा है, तो उस पर्सन के पास इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो रैशनल डिसीजन ले रखे, तर्क वितर्क से कोई भी डिसीजन, निर्णय पे आ सके। एज सच इट इज इनकम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो पर्सन क्या होगा, इनकम्पिटेंट माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। और अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन कौन से होंगे? अदर क्लासिफाइड एज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन लॉ इंक्लूड्स एक एलियन एनिमी, जो भी एलियन एनिमी होगा ना, एन एलियन एनिमी हुई सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन स्टेट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडियन सब्जेक्ट एज पर लॉ। कोई भी फॉरेन स्टेट का पर्सन हमारे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, डिस्क्वालीफाइड है। एन एलियन एनिमी इज़ वन विद होस्ट कंट्री इंडिया इज़ एट वार। देखो इंडिया मान लो किसी एक कंट्री के साथ आज वार पे चल रही है, मतलब वार होने वाला है, इंडिया का चल रही है, वार हो रहा है, तो उसके जिस कंट्री के साथ इंडिया का वॉर हो रहा है, तो वहाँ का कोई भी पर्सन होगा वो एलियन एनिमी कहलाएगा, और इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन होगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उससे इंडिया का कोई भी पर्सन उस पर्सन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन उसके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आगे है फॉरेन सॉवरेन्स डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड एक्रीडेटेड रिप्रेजेंटेटिव। फॉरेन सॉवरेन डिप्लोमेटिक एंड एक्रीडेटेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन लॉ एंड आर बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट। देखो इनको हम ना इंडियन लॉ के अंदर नहीं लेके आएंगे। फॉरेन के कोई भी सॉवरेंस हैं जो हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो, और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडियन लॉ के थ्रू गवर्न नहीं करते। एंड आर बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट, और इंडियन कोर्ट के जुरिसडिक्शन न्याय के भी वो अलग हैं। ठीक है, बियॉन्ड है, उससे परे हैं। दे कैन नॉट जनरली बी सूड अनलेस दे सबमिट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑन देयर ओन। वो उनको सू नहीं किया जा सकता जब तक वो खुद के कोर्ट के अंदर वो केस फाइल नहीं करेंगे। दे कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्स those contracts in our courts, but an Indian citizen has to obtain prior sanctions of the central government to sue them in our law court। देखो उनके ऊपर अगर कोई स्यू करना है अपने को, तो इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जो भी पर्सन को क्या लेनी पड़ेगी, इंडियन सिटीजन को एक सबसे पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा कि हम उनको लॉ कोर्ट के अंदर उनको स्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आगे है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड पर्सन है। नो इंडियन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी इंडियन पर्सन अपने प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। प्रोफेशनल इनएलिजिबिलिटी क्या होता है? सम पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लैंड ए बैरिस्टर कैन नॉट फाइल ए सूट टू क्लेम हिज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड प्रोफेशनल एटिकेट्स। देखिए प्रोफेशनल एटिकेट्स आ जाते हैं बीच में कि बैरिस्टर है वो अपना क्लेम फाइल नहीं कर सकता कि भाई उसने प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करी है और उसको फीस नहीं दी गई, तो वो प्रोफेशनल एटिकेट्स के अंदर आ जाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसने एटिकेट्स को तोड़ा है। ठीक है, आगे है डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना। देखो सम पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इंक्लूड्स कन्विक्ट्स अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी को अगर जेल हो गई है तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।
लेकिन अगर जेल से छूट जाता है और रिप्राइव हो जाता है वहाँ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डेटर हु हैव बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड होज प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी, ऐसे देनदार या डेटर्स जो इंसॉल्वेंट दिवालिया घोषित हो गए हैं, तो वो भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी जो एसेट है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास सबमिट हो गई है। पब्लिक कॉरपोरेशन और कंपनीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी होती है दैट इंक्लूड लोकल बॉडीज, पब्लिक कंपनीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर बिकॉज दीज आर आर्टिफिशियल एंड नॉट नेचुरल पर्सन। देखो कंपनीज के हमने पढ़ा है, कंपनी इज अ नॉट नेचुरल पर्सन, इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, जो रियलिटी में नहीं होती, बस हमने उनको कागजों में बनाया होता है, तो वो रियल पर्सन नहीं है, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। आगे है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय माइनर, कि देखिए अगर हम